हेलो दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आज आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो अपने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में लगभग 40 चैप्टर हैं। तो अपन बेसिकली स्टार्ट करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो सुनना, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं सबसे पहले आवेश। देखो, ये एक छोटा सा वर्ड है दिखने में, लेकिन हम बात करें तो फिजिक्स की 90% फिजिक्स किस पे डिपेंड है? इस आवेश वर्ड पे। केवल और केवल एक वर्ड पे डिपेंड है। जैसे कि हम बात करें फिजिक्स फर्स्ट की, तो फिजिक्स फर्स्ट के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां चैप्टर किस पे डिपेंड है? आवेश पे। हाँ, अब इस आवेश की अलग अलग स्थितियां होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका अपना अपना क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में सुनना, आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जो उसमें क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, देखो, यानी कि हम कह सकते हैं आवेश का काम क्या है? अगर आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, देखो, जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य की स्थिति होती है, जैसे कि यदि कोई मनुष्य स्थिर है तो उसका वेग कितना होता है? सामान्य सी बात है, कितना होगा? 0। लेकिन व्यक्ति एक नियत वेग से भी गतिशील हो सकता है और अनियमित वेग से भी गतिशील हो सकता है। उसी प्रकार आवेश भी कितनी स्थितियों में होता है? 3 स्थितियों में। जैसे कि हम बात करें, आवेश स्थिर हो सकता है, उसके साथ साथ आवेश गतिशील भी हो सकता है नियत वेग से, और अनियमित वेग से भी गतिशील हो सकता है। तो देखो, हम बात करें आवेश की कितनी स्थितियां हैं? 3। कितनी स्थितियां हैं? 3 कौन कौन सी हैं? अब इतना ज्यादा आपको पता होगा कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से, या तो स्मॉल से करो या फिर कैपिटल से करो। ठीक है, देखो, आवेश की हमने बात करी कि कितनी स्थितियां हैं? 3। कौन कौन सी? पहला, या तो आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था। कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में। तो इस स्थिति में इसका वेग कितना होगा? 0। कितना होगा वेग? 0। दूसरी स्थिति की हम बात करें, Q का मान होगा नियत वेग से गतिशील। किससे गतिशील होगा? नियत वेग से गतिशील। नियत वेग से गतिशील होगा। तो इस स्थिति में आवेश का वेग 0 न होकर क्या होगा? कुछ ना कुछ मान होगा, और जो कि क्या होगा? फिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं v वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 और v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो Q क्या होता है? Q अनियमित वेग से गतिशील होता है। किससे गतिशील होता है? अनियमित वेग से गतिशील। अनियमित वेग से गतिशील होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? देखना, v का मान 0 होगा क्या? v का मान 0 नहीं होगा, लेकिन v का मान क्या होगा? अनियमित। क्या होगा? अनियमित। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आया होगा कि आवेश मनुष्य की भांति कितने प्रकार से गति कर सकता है? 3 प्रकार से। या तो आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, या नियत वेग से गतिशील होगा, या फिर क्या होगा? अनियमित वेग से गतिशील होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? देखना, जब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में, तो यह केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। अभी हमने बात की थी कि आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि आवेश अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम आवेश की केवल स्थिति बात कर रहे हैं, वो कौन सी अवस्था में है? केवल स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं आवेश से क्या हो? नियत वेग से गतिशील। अब जब नियत वेग से गतिशील होगा तो यह इस स्थिति में 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से? एक तो उत्पन्न करेगा हमारे विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और एक करेगा चुंबकीय क्षेत्र।
इन सब चीजों का हम आगे अध्ययन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 2022 में भी पूछा गया है कि यदि आवेश एक नियत वेग से गतिशील हो तो इस स्थिति में वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें, आवेश किससे गतिशील है? अनियमित वेग से। अनियमित वेग से जब गतिशील होता है तो ये दोनों क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या है, गतिशील है। तो आवेश क्या होगा? गतिशील। तो यहाँ पे हमने लिखा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न किए? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है तो कुछ ना कुछ अलग भी करेगा ही भाई, सब अलग अलग करते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो यहाँ पर अनियमित वेग से गतिशील होने के साथ साथ यह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वह किसके रूप में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जब आवेश कौन से वेग से गतिशील है? अनियमित वेग से। तो इस स्थिति में कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। और वो किस प्रकार होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया कि आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश की 3 प्रकार की स्थितियां पढ़ी कि आवेश स्थिर अवस्था में रह सकता है। ठीक है, चलो देखना, आवेश के खोजकर्ता माने जाते हैं। आवेश के खोजकर्ता माने जाते हैं कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन माने जाते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के खोज करता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, मात्रक होता है इसका कूलम। क्या होता है? मात्रक कूलम। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से, कि आवेश का खोज करता बेंजामिन फ्रैंकलिन है और इसका मात्रक क्या है? कूलम। ठीक है, चलो आगे देखना। अगर हम बात करें कि आवेश की उत्पत्ति कौन से पदार्थ से हुई है? आवेश की उत्पत्ति हुई है एम्बर पदार्थ से। किससे हुई है? एम्बर पदार्थ से। एम्बर नाम का एक पदार्थ था जिससे इसकी खोज हुई है। ठीक है, देखो अब हम कुछ पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है हमारे पास, सब जानते हैं, पहला होता है कौन सा? धनावेश। कौन सा होता है? धनावेश। और दूसरा होता है कौन सा? ऋणावेश। ये तो आप सब जानते हो। और इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि 2 आवेशों के मध्य क्या लगता है? बल लगता है। अब वो बल कौन सा लगता है ये देखना। यदि आवेश समान प्रकृति के हो, कौन सी प्रकृति के हो? इधर लिख लेते हैं, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन कौन से हैं? भाई सब जानते हैं, या तो प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा। 2 ही बल होंगे, या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण। अब भाई ये दोनों कंडीशन कब आएंगी, कब फॉलो करेंगे आवेश, तो इस पे भी डिपेंड करेंगे। तो 2 आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल जब लगता है जब दोनों आवेश कौन सी प्रकृति के हों? जब आवेश कौन सी प्रकृति के हों? समान प्रकृति के। यदि कोई 2 आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। जैसे कि मान लो आपके पास 2 आवेश है, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में कौन सा लगेगा? रिपल्सन फोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण। ठीक है, यदि दोनों आवेश माइनस आवेश के हैं, कौन से हैं? माइनस या नेगेटिव चार्ज है, तो इस स्थिति में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, देखो आकर्षण बल की बात करें हम तो आकर्षण बल लगता है विपरीत प्रकृति के आवेशों में। कौन सी प्रकृति के में? विपरीत प्रकृति के आवेशों में बल कौन सा लगता है? आकर्षण प्रकृति का। जैसे कि हम बात करें, एक प्लस ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया? माइनस, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर हम देख सकते हैं कि कभी हमने लड़की लड़की की शादी होते नहीं देखा, लड़की लड़की की शादी भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं, समान प्रकृति के। लेकिन अगर हम बात करें लड़के और लड़की की शादी होती है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मान के समझ सकते हैं कि यदि आवेश समान प्रकृति का है तो इस स्थिति में उनके मध्य बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो इस स्थिति में उनके मध्य बल कौन सा लगता है, आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आवेशन की कुछ विधियां हैं, जैसे कि आवेशन क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन। आवेशन किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा गया कभी, तो हम इसको टॉपिक को ज्यादा ध्यान में देते हुए इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास आवेशों के गुणधर्म, कि आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो इसके बारे में समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश का गुणधर्म क्या होते हैं, या फिर कोई आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल सॉल्व कब होगा, जब गुणधर्म याद होंगे। अगर गुणधर्म ही याद नहीं है तो हमसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो हम डालेंगे हेडिंग क्या, आवेश के गुणधर्म, या फिर हम देख सकते हैं आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, देखो समझना, गुणधर्म समझने से पहले हम कुछ छोटी सी बात कर लेते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ऐसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपने केवल अभी 2 प्रकार की पढ़ी होंगी, सदिश और अदिश। इसके साथ में प्रदिश और होती है, लेकिन प्रदिश का आपको अध्ययन कराया गया होगा। केवल आपने कितनी पढ़ी होगी, 2। कौन कौन सी, सदिश और अदिश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आवेश कौन सी राशि है भाई, आवेश राशि होती है कौन सी, अदिश राशि। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अब बताओ अदिश राशि क्या होती है, कि अदिश राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो हम कह सकते हैं आवेश को व्यक्त करने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत है, परिमाण की। किसकी आवश्यकता है, ओनली परिमाण की। यहाँ पर दिशा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सुनना, सदिश और अदिश राशियों का हम योग करते हैं, योग करते हैं। तो योग भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका बीजगणितीय योग। कौन सा होता है, बीजगणितीय योग। ठीक है, और दूसरा होता है एक सदिश योग। कौन सा योग होता है, सदिश योग। बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है अदिश राशियों का। किनका होता है, अदिश राशियों का। अर्थात बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि कोई भी राशि आपको दे रही है उसको चिन्हों के साथ में जोड़ दो। तो हम कह सकते हैं बीजगणितीय योग किनका होगा, अदिश राशियों का। किनका होगा, अदिश राशियों का। ठीक है, चलो मान लिया हमने, इसका होगा अदिश राशियों का। अब बात करें किसकी, सदिश योग की। सदिश योग किसका होगा, तो सिंपल सी बात है, सदिश योग किसका होगा, सदिश राशियों का। तो सदिश योग के लिए आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में सदिश त्रिभुज योग नियम, सदिश समांतर चतुर्भुज योग नियम और सदिश का बहुभुज का नियम। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हम आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो आवेश के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि। अर्थात हमको केवल कौन सा योग करना है, बीजगणितीय योग। केवल और केवल हमको कौन सा योग पढ़ना है, बीजगणितीय योग। ठीक है, तो देखना हम इसका पहला गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, और वो गुणधर्म है आपका, पहला गुणधर्म है आवेश का योज्यता का गुणधर्म। कौन सा है, आवेश का योज्यता का गुणधर्म। आवेश का योज्यता का गुणधर्म यानी कि आवेश को जोड़ने के लिए किस किस प्रकार के गुणधर्म का उपयोग करना पड़ेगा, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो आवेश की योज्यता का गुणधर्म क्या कहता है कि हम आवेशों का बीजगणितीय योग कर सकते हैं। किसका योग कर सकते हैं, आवेश का बीजगणितीय योग कर सकते हैं। कौन से नियम के अनुसार, आवेश की योज्यता के गुणधर्म के अनुसार बीजगणितीय योग क्यों कर सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि आवेश कौन सी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो समझना, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, ये आपके पास कोई वस्तु है, इसके अंदर +9 कूलाम, -5 कूलाम, +10 कूलाम, +15 कूलाम और -10 कूलाम।
आवेश उपस्थित है। अब आपसे कह दे कोई कि इस वस्तु में उपस्थित कुल आवेश की गणना कीजिए, तो हम सिंपल इसका बीजगणितीय योग कर सकते हैं। कैसे करोगे? चिन्हों के साथ में हमको जोड़ना है। +9 -5 +10 +15 -10। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि होती है। अर्थात हमको क्या करना है? इसको चिन्हों के साथ में जोड़ना है। चलो आगे हम देखो, कोई वस्तु है, अभी तो हमने जो संख्या लेके सिंपली समझा दिया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए कुछ ना कुछ सूत्र होना चाहिए, और वो सूत्र हमारे लिए क्या आएगा देखना। कोई वस्तु है, उसके अंदर +p संख्या में क्या उपस्थित है? धनावेश। +p संख्या में क्या उपस्थित है? धनावेश। और n संख्या में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। ठीक है, देखो अगर हम प्रोटॉन के आवेश की बात करें, किसके आवेश की? प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो देखो इसका मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखो अगर हम इसके आगे E लगा दें, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? E, तो प्रोटॉन का आवेश है, सामने का चिन्ह लग रहा है प्लस का, यानी हम कह सकते हैं ये किसकी मात्रा हो गई? धनावेश की। किसकी मात्रा हो गई? धनावेश की। अब बात करें n क्या थी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना आ जाएगा? -ne। अभी माइनस का चिन्ह कहाँ से आया? यहाँ पर देखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसमें होता है? माइनस में। किसमें होता है? माइनस में। अब आपसे क्वेश्चन दे दे कि वस्तु का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात करना है? तो कुल आवेश। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन दे दिया कि इस वस्तु का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, तो आप कुल आवेश कैसे ज्ञात करोगे? सुनना, अभी हमने क्या कहा कि कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हमको चिन्हों के साथ में जोड़ना है। चलो हमको आवेश दे रखा है यहाँ पे, कुल आवेश का मान हमको ज्ञात करना है, तो धनावेश की मात्रा कितनी है बताओ? यहाँ पे धनावेश की मात्रा, इस वस्तु में धनावेश की मात्रा कितनी है? +pe। कितनी है? +pe। ऋणावेश की कितनी मात्रा है यहाँ पे? बताओगे, देखे चित्र में देखो तो बताओ कितनी है? -ne +pe और -ne। तो इस स्थिति में हमको दोनों आवेश पता है और हमको क्या करना है? इसको केवल जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो कुल आवेश क्या आएगा बताओ? देखें कुल आवेश, तो हम कुल आवेश ज्ञात कर रहे हैं। देखना ये हमने चिन्हों के साथ जोड़ दिया, +pe और -ne। हमने चिन्हों के साथ में इसको जोड़ दिया, जोड़ा तो देखना यहाँ पे भी E आ रहा है और यहाँ पे भी E आ रहा है, तो हम E कॉमन ले सकते हैं, +p -n, और ये क्या आ गया? E। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? +p -n और गुणा किससे करना है? E से। यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें जो आवेश उपस्थित होगा वो किसका पूर्ण गुणज होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, ये अभी हम आगे को पढ़ेंगे। इसके अंदर आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत, तो उसके अंदर हम इसको देखने को मिलेगा। पहला गुणधर्म में कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का योज्यता का गुणधर्म क्या है कि आवेश के योज्यता गुणधर्म के अनुसार आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु में +pe धनावेश है, -ne ऋणावेश है, तो कुल आवेश क्या आ जाएगा? +pe -ne, यहाँ से E कॉमन लिया तो +p -n और यहाँ में क्या आ गया? E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे देखना, हम दूसरा गुणधर्म की बात करेंगे। दूसरा गुणधर्म होता है आपके पास आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा गुणधर्म है हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम। किसका नियम है? आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है इसको समझो। सबने सिंपली द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, उसी की तरह क्या है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? सुनना, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया
किया जा सकता है। कैसे सुनना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो हमारे पास कोई यूरेनियम परमाणु है जिसका क्रमांक कितना है 92 और द्रव्यमान संख्या 238। क्या है? यूरेनियम 92 238। इस पे हमने क्या कराया? एक न्यूट्रॉन का प्रहार कराया। क्या कराया? एक न्यूट्रॉन का प्रहार। तो ये क्या होगा? नाभिकीय विखंडन की विधि है जो कि आपके 13वें चैप्टर में देखने को मिलती है, लेकिन हमको तो केवल यहाँ पे आवेश संरक्षण के नियम को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखना 0 यहाँ से अल्फा से हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्फा से 90 थ्योरम 234। क्या गया? 90 थ्योरम 234 और बाहर कौन सा कण निकल गया? 2He4। कौन सा कण निकल गया? 2He4। देखना, अगर हम इस पक्ष में बात करें, यहाँ पर आप जानते होंगे कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, या फिर हम बात करें इस पे आवेश कितना है, तो इस पे बताओ आवेश कितना है? 92। कितना है? 92। अगर हम बात करें यहाँ पे आवेश कितना है? थ्योरियम पे आवेश कितना है बताओ? 90। कितना है? 90। और यहाँ पे कितना है? 2E। कितना है? 2 है। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम को हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक संरक्षण नियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 92 है, यहाँ पर कितना है? 90। यहाँ पे कितना है? 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 90 आ रहा है। क्या 92 आ रहा है? क्या 90 प्लस 2 कितना हो गया? 92। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, न ही कहीं नष्ट किया, केवल यूरेनियम से किस पे भेजा है? थ्योरियम और हीलियम पर। यानी कि हमने आवेश को क्या किया है? केवल डिवाइड किया है, लेकिन आवेश अब भी क्या है? संरक्षित है। यानी कि पहले भी कितना था? पहले 92 और बाद में भी अभिक्रिया होने के बाद में भी कितना आया? 92 ही आया। ठीक है, चलो जहां तक आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा गुणधर्म होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण नियम है, उसके अंदर टाइम लगेगा। तो आपके प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि आप नहीं दे पाओगे, तो आप वीडियो को स्किप न करें, समझे और टॉपिक को ध्यान से दें, क्योंकि ये फिजिक्स का यहाँ पे अभी कोई चैप्टर स्टार्ट अपना नहीं हुआ है। ये केवल क्या है? बेसिक है। अगर आप बेसिक को कवर कर जाओगे तो आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद।